गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा नहीं लगा मुझे देख के? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आवाज़ आई? कहाँ से आई आवाज़? बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। यहाँ से आई? आप कल से मेरे सामने बैठा करो। हाँ, पर मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना पढ़ाने के लिए, है ना? चल, एक बार अच्छे से गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स क्लासेस। इंतज़ार था इको का? हम्म, तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतज़ार था। चलें, शुरू करते हैं फिर। थोड़ी बहुत बातें हमारे बारे में, थोड़ी बातें आपके बारे में। क्लासेस को बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समाप्त भी करेंगे। अच्छा, पहली एक बात ना, हाँ सच्ची सच्ची बताना, आप लोग आज आए हैं ना, उसकी हैरानी है मुझे। मतलब समझ गए होगे ना क्यों? समझदार को इशारा काफ़ी। क्यों? क्यों? इतना भी सच नहीं बोलना था। नहीं, आज रोज़ डे है ना, आई थॉट कि पता नहीं आप लोग आएंगे नहीं आएंगे। ओह, हाँ, मुझे डाउट था आप लोग आओगे नहीं आओगे। चलो, एनी हाउ, हैप्पी रोज़ डे। तो जिनके पार्टनर्स हैं उनको तो ऑब्वियसली हैप्पी रोज़ डे, और जिनके नहीं हैं वो मुझे रोज़ दें। हम्म, ठीक है। हाँ, लेके आइएगा, बिलेटेड वाला सेलिब्रेट करेंगे हम। हाँ, चलो। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून बच्चे। चलो, थोड़ी सी बातें करते हैं हम अपने सब्जेक्ट के बारे में। नाउ जोक्स अपार्ट, नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे भगवान का नाम लेते हुए। कैसे? मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। भगवान का नाम ना मुंह पे लेते रहिएगा। वैभव सर के साथ रह के इतना तो उन्होंने समझा दिया होगा, सिखा दिया होगा कि गुरु से कैसे मिलना है, गुरु का साथ कैसे रखना है, ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो बस ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, ज़िंदगी चलाते रहिए, आइएगा। तो फाइनली बच्चे, आपका सब्जेक्ट 4 है हमारा इकोनॉमिक्स, एज इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप पहला बैच हैं नए कोर्स में जो एग्ज़ाम देंगे। अभी तक सब्जेक्ट का जो नाम होता था वो होता था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, BCK। 60 + 40 मार्क्स की पहले वेटेज हुआ करती थी, जिसमें 60 मार्क्स का बिजनेस इको होता था और BCK होता था 40 मार्क्स का। ये अभी तक का तौर तरीका था, अभी तक का पैटर्न था, और आज उसका रिज़ल्ट आने वाला है, आपको पता ही होगा। अभी तक तो आया नहीं है, आ जाएगा। तो वो लास्ट पार्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था पुराने कोर्स का। अब हमें कुछ बातें नए तरीके से, नए कोर्स के हिसाब से आपके साथ करनी है। तो अब हमारे सब्जेक्ट का नाम बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हटा दिया गया है, सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे? मैं ये मान के चलूँगी आप लोगों को कुछ नहीं आता है, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा, सच्ची सच्ची बताएंगे आप मुझे, आप में से नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई बैठे हैं यहाँ पर? आप हैं, आप हैं। इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ेंगे? बिल्कुल पहली बार। आप तीनों ही जिन्होंने हाथ खड़े किए, ठीक है। तो जो पढ़ चुके हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हमारे लिए सब एक बराबर है। हम एट पार लेकर चलेंगे। ज़ीरो से मैं बिल्कुल शुरू करूँगी। मुझे आपकी कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए। मैं ये मान के, होता है ना, ये तो डिमांड है, डिमांड तो आपको पता ही होगा, ये होता है, ये होता है, आप लोग कर लीजिएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने पढ़ा है,
यहाँ दोबारा पढ़ेंगे। आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मान के चलूँगी हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को इको नहीं आता है, तभी चीज़ का मज़ा है। ऑब्वियसली आई आस्क यू क्वेश्चंस कि हाँ ये बताओ क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका डेफिनेशन। मुझे बहुत लेमन लैंग्वेज में आपसे जवाब उनके चाहिए होंगे। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा फैंसी इंग्लिश में नहीं आंसर्स चाहिए, डेफिनेशंस नहीं चाहिए। मुझे बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के नेम कोट करके आप मुझे बताएं, ऐसा भी मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आप यहाँ पे मुझसे सीखने आए हैं, हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल ज़ीरो से। पर हाँ, मैं आपसे ये हमेशा चाहूँगी कि इंटरेक्शन जो है वो हमारी आपस में बरकरार रहनी चाहिए। इट शुड नॉट बी वन वे कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। मेरी क्लासेस अगर आपके पुराने फ्रेंड्स, पुराने बैचेस में आपसे यहाँ से हमसे पढ़ के गए हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, पूछा भी होगा, पूछते ही हैं आप लोग, है ना जी। तो बहुत ही फ़न वे में क्लासेस हम अपनी चलाते हैं। अच्छा लगेगा आपको, समझ में आएगा आपको, बट द थिंग इज़ कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। आपको घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, हेजिटेशन फील नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है, हाँ मेरा आंसर गलत हो गया तो क्लास मुझ पर हंसेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको एट एनी पॉइंट अप से लेके एंड तक ह्यूमिलिएशन फील नहीं होगा। आप सिर्फ आंसर करें, सही है या गलत है वो तो हम आपको बताएंगे। आप गलत आंसर भी देंगे, आई वुड नॉट से कि गलत है, आप खुद ही मेरे तरीके से सुनने से आप समझ जाएंगे कि आप में क्या गलती थी। कोई ह्यूमिलिएशन फील आपको नहीं होगा। द थिंग इज़ आपको आंसर करना है, चुप नहीं बैठना है। अगर मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे आपसे जवाब चाहिए। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही कहा, मुझे कोई बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस, बहुत सटीक एकदम अच्छी बातें तो नहीं चाहिए। आपको फर्स्ट थॉट जो भी आए उस पर्टिकुलर चीज़ को सुन के मुझे वो डेफिनेशन, वो मीनिंग, वो उस तरीके से आप मुझसे बात जो है वो करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आता है। नेक्स्ट पार्ट बच्चे, मैम डाउट का कैसे रहेगा, हमें अगर कोई डाउट है तो देखें जी, डाउट ऑब्वियसली आपको क्लास में ही पूछने हैं, शर्म नहीं करनी है। माइक आपके सामने है, आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी पूछते ही होंगे, मेरे साथ भी पूछने हैं। जिन्हें भी स्टेज फियर है, जो यहाँ तक आने में डरते हैं, जिन्हें माइक का फियर है, माइक पकड़ते हैं हाथ कांपते हैं, तो देखें जी सबका फर्स्ट टाइम होता है। हमने भी जब पढ़ाना शुरू किया, फर्स्ट टाइम हमारा भी था जब हमने माइक पकड़ा था, फर्स्ट टाइम हमारा भी था जब हमने ये सब चीज़ें जो हैं वो पहनी होंगी, बोली होंगी। तो हर चीज़ का फर्स्ट टाइम होता है। वो कुछ क्षण की वो पल होता है जब डर लगता है, हिचकिचाहट होती है। उस डर को यहाँ पर आप ख़त्म करके जाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे कोर्स में हैं आज जहाँ पे जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना अपने क्लाइंट से, आप नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। 2 सीए हैं, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, और एक और सीए हैं, लेट अस सपोज आप नाम बताएं, सीए मुदित। तो सीए मुदित हैं और मैं एक सीए ज्योति। मुझे बोलना बहुत पसंद है, मैं कन्वे बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा है पर वो कन्वे नहीं कर पा रहे, वो बोल नहीं पा रहे। तो बताएं क्लाइंट किससे प्रभावित होगा? ऑब्वियसली मुझसे। आप नॉलेज जब तक अपने अंदर रखेंगे, आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, आप इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को आप फर्स्ट इम्प्रेशन में उसे आप इम्प्रेस नहीं कर सकते हो। आर्टिकलशिप आप करेंगे, आप अगर बोल नहीं पाएंगे, अपने आप को खोल नहीं पाएंगे, तो वो नहीं बात बनेगी। तो उसकी प्रैक्टिस यहीं से, इसी क्लासरूम से हम करेंगे। कोई भी डाउट है आप प्लीज़ हमसे पूछें, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो गलत हो गया तो क्या होगा जी, होने दो ना गलत। आप गलतियां करने के लिए आए हैं, सही तो हमें करना है। और गलतियां जितनी हो इस कमरे में हो जाए, बहुत अच्छी बात है, सुधर जाएंगी। फाइनल एग्ज़ाम में करेंगे तो सुधारने वाला कोई होगा नहीं। तो मन में नहीं रखेंगे किसी भी डाउट को, पूछ लीजिए। माइक पे ही कोशिश करें पूछने का। अगर मुझे लगेगा उस समय रेलिवेंट है उसको बताना, आई श्योरली टेल यू। अगर मुझे लगेगा नहीं अभी होल्ड पे होना चाहिए, अगले टॉपिक में वो खुद ही कवर हो जाएगा, तो भी मैं आपको बताऊंगी। मेरी तरफ से कोई गुस्सा झगड़ा मेरी शक्ल पे ऐसा तो नहीं लग रहा ना? डर तो नहीं रहे हो ना मुझे देख के? हाँ, मेकअप तो मैं करके आई हूँ अच्छा खासा, डर तो नहीं रहे हो ना? हाँ ठीक है ना? हाँ, डरना नहीं, मुझसे डरते हैं भी नहीं मुझसे बच्चे।
चलिए जी, उसके बाद भी नहीं मैम हमें तो डर लगता है, शर्म आती है, माइक नहीं पकड़ा जाता, बोला नहीं जाता। व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया गया है, कल ही मैं नई ऐड हुई हूँ उसमें, तो उसके अंदर मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप पे अपना कोई भी डाउट है आप लिख के भेजें, उस नंबर पे आप कॉल करें, हमेशा आपको जवाब आएगा। देर सवेर हो सकता है बट जवाब हमेशा हमेशा आएगा। फिर भी नहीं मैम नहीं, हमें तो और कोई तरीका बताओ, बच्चे किसी भी खोपचे में पकड़ लेना, आई विल आंसर योर क्वेरीज, पर डाउट के साथ घर पे नहीं जाना है, गांठ बांध लीजिएगा। होगा क्या, वो डाउट भूल जाओगे पूछना या नहीं पूछ पाओगे किसी भी कारणवश, वो आगे आपको तंग करेगा। तो प्लीज़ डाउट के साथ घर पे आप नहीं जाएंगे, ये कमरा छोड़ के आप नहीं जाएंगे, किसी भी तरीके से आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं प्लीज़ अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर जो है वो करेंगे। ठीक है जी, आगे हमने आपसे डाउट की बात कर ली, अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं हमें कोर्स में स्टडी क्या करना है। हमने आपसे कहा हमें बिजनेस इको स्टडी करना है, और आपके पास बुक्स हैं, आप अगर उसका इंडेक्स देखें, अगर आप उसका इंडेक्स देखें, अपनी बुक्स ओपन करें और इंडेक्स वाला पेज अगर आप देखें, ये जो सीक्वेंस हमने आपकी बुक में दिया है, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट की बुक्स या कोई भी बुक आपको रेफ़र नहीं करनी है, ट्रस्ट मी, रेफ़र नहीं करनी है। आप हमारी जिम्मेदारी हैं, हम पे भरोसा रखें, नैया पार हो जाएगी। पर जैसा हम आपसे कहेंगे करने को, आपको करना वैसा ही है। ये लिस्ट है, ये इंडेक्स है, यही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे क्लास में भी, यही सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे जब आप अपने घर में प्रैक्टिस किया करेंगे। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ओपन करेंगे, ये सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा, आगे पीछे चीज़ें आपको मिलेंगी। क्वेश्चंस आपको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज नहीं मिलेंगे, ग्रुप किए हुए हैं चैप्टर्स, फिर साथ में एक साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे हमने आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाले हैं। यही सीक्वेंस फॉलो हम क्लास में करेंगे, यही सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे घर पे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्या बात, कोई भी चैप्टर यहाँ पर अपने आप में पूरा नहीं है। कहने का मतलब क्या है, सप्लाई करने के लिए इसका समझ आना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पर आने के लिए इन दोनों चैप्टर्स की एप्लीकेबिलिटी है, इसके लिए ये सब लगेगा, ऐसे ही नेक्स्ट 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 के लिए ऊपर वाले सारे चैप्टर्स जो हैं वो लगेंगे। कभी कभी क्या होता है, मैम बोला चैप्टर ख़त्म हो गया, नए चैप्टर से आ जाए, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हर एक चैप्टर का रेफरेंस नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ही आएगा। डिमांड अच्छा खासा टाइम हमारा लेगा, बहुत स्लो चलेंगे, बहुत स्लो चलेंगे, क्योंकि वही मैंने आपसे कहा, हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं पता है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हमें टाइम लगेगा। उसके बाद ये वाला 1.5 से 2 दिन मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि इसकी नॉलेज आ चुकी है। लेट अस सपोज कि अगर मैं टॉपिक का नाम लूँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, वही सेम टॉपिक आएगा सप्लाई में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई। अभी मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी कॉन्ट्रैक्शन ये, एक्सपेंशन ये, नहीं, डिमांड चैप्टर का रेफरेंस उठाऊंगी, सप्लाई में ऐड कर दूंगी। तो मतलब क्या है कहने का, हर एक चैप्टर को आगे बढ़ने के लिए पुराने चैप्टर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। किसी भी कारणवश आपका कोई भी लेक्चर मिस आउट होता है, प्लीज़ घर पे जाके रिकॉर्डिंग ज़रूर देखें, वरना अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। उसके बाद ये जो एक हमारा चैप्टर है बच्चे, कौन सा चैप्टर, ये वाला यूनिट 8 मार्केट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, टिपिकल चैप्टर आई वुड से। मुश्किल तो नहीं है,
पर मुश्किल बन जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद ही कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके ये सारे चैप्टर्स टिप्स पर होते हैं या जिसकी कोई भी क्लास मिस नहीं हुई होती है। इसीलिए ये वाला चैप्टर मैंने बिल्कुल एंड में डाला है। यहाँ पर आने से पहले 7 चैप्टर्स हमें बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर नहीं ये मार्केट्स चैप्टर समझ में आ रहा, इसका मतलब पुरानी चीज़ें दिमाग से हट चुकी हैं या क्लासेस अटेंड नहीं किया, और वो बफर जब फिर चलता है ना, वो स्टॉक पाइलअप होता है, वो पाइलअप ही होता रहता है। आज देख लेंगे, शाम को देख लेंगे, संडे को लेक्चर देख लेंगे, बस वो देख लेंगे ही हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, ये अभी शायद समझ नहीं पा रहे हो, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स के नज़दीक पहुँचोगे आपको ये बात समझ में आएगी कि चीज़ें वो फिर पाइलअप होती रहती हैं, सेटल नहीं होती हैं, वो हाथ में नहीं आती हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे टॉपिक्स आपको लग रहा है कि आप 11th-12th में पढ़ के आए हो, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट पढ़े होंगे। अब यहाँ पर और उसका एक्सटेंशन है और हम उसको अच्छे से इन डेप्थ जो है उसकी हम नॉलेज लेंगे। ठीक है जी। ये तो बात हुई हमारी वॉल्यूम 1 की। वॉल्यूम 2 अभी आपको हमने दी नहीं है। वॉल्यूम 2 में भी यही काम है। वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ पढ़ते हैं। वहाँ पर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल डेफिसिट, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, मॉरल सुएशन पढ़ते हैं। ये सारा पार्ट हमारा वॉल्यूम 2 में है। अगेन वहाँ पर भी सबकी एप्लीकेबिलिटी है। नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हो तो पुराना आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप आज गांठ बांध लेंगे, आई गारंटी यू जैसा हम आपसे कह रहे हैं वैसा आप करेंगे, इको में नंबर लाना मुश्किल नहीं है। पर तब मुश्किल नहीं है जैसा हम आपसे कह रहे हैं वैसा आप करें भी तो। ऐसा नहीं कि हम पढ़े भी ना, मेहनत भी ना करें और मैम ने तो कहा था इको में नंबर लाना मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नंबर तो आ ही जाएंगे ना, नहीं आएंगे। टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं। नेक्स्ट संडे मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट मैं अपना इको का रखूँगी नेक्स्ट संडे। तो अभी आज डे 1 फर्स्ट डे मैंने आपको बता दिया। जो जो हम पढ़ रहे हैं आज से ही घर पे जाके रिवाइज करते रहिएगा। टेस्ट मैं रखूँगी नेक्स्ट संडे। 99% तो मैं रखूँगी अगर मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया तो घर जाके आपको रिवाइज करना है ना। आपको ये पता है कि आपका ये जो पेपर है सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। ठीक है जी, 100 मार्क्स का ये हमारा पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आसान ही होता होगा, 4 ऑप्शन आने हैं, हेल्प तो मिल ही जाती है। ऐसा नहीं होगा। बुक के सवाल बड़े प्यार से इजीली निकलेंगे क्योंकि हम बैठे हैं ना समझाने के लिए। हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा, फटाफट से आंसर करेंगे। असली मज़ा आएगा पता है कब? जब आप टेस्ट दोगे। मार्क माय वर्ड्स, टेस्ट का लेवल यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। आईसीआई का ये लेवल होगा, मेरे टेस्ट का लेवल ये होगा। मैं हार्डेस्ट की तैयारी कराऊंगी ना तब आप ये वाला तैयारी कर पाओगे, और मैं लेवल आईसीआई का पकड़ूंगी ना तो फिर बात खराब हो जाएगी। व्हाट इफ इंस्टीट्यूट ने हमसे कुछ और अलग पूछ लिया तो क्या? बुक के सवाल इजी हैं, कर लेंगे आप, और वो आईसीआई का ही लेवल है, नो डाउट्स। आईसीएआई का ही वो लेवल है, वो वहीं से ही पूछता है, मैं वहाँ से नहीं पूछूंगी। पहले दूसरे तीसरे टेस्ट में नंबर भी नहीं आएंगे, डोंट वरी। हाँ मेरे तो नंबर नहीं आ रहे, समझ में नहीं आया, नहीं आएंगे नंबर। रीज़न क्या है? कुछ टाइम हमें भी लगेगा आपको समझने में, 1 आधे 2 टेस्ट आपको भी चाहिए समय उस टेस्ट को, उस पैटर्न को, मेरे सवालों को समझने में। डू नॉट वरी। अभी जो रीसेंट एग्जामिनेशन हमारे हुए थे, आई मीन जून वाला अटेम्प्ट, जो अभी प्रीवियस अटेम्प्ट 94 हमारे इको में हाईएस्ट आए थे। आई गेस 4 बच्चों के 94 थे, 90s में 11 से 13 बच्चों के 90s में मार्क्स थे। उम्मीद करते हैं इस बार भी आएंगे, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं, आई डोंट नो कैसा रहेगा, बट स्टिल इको का पेपर क्रैक करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। अभी इसको आप बहुत कैजुअली भी प्लीज़ मत लीजिएगा कि हाँ हो जाएगा, मैम ने तो कहा था हो जाएगा। होगा तभी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि ये पेपर है हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से
बुक रीडिंग मैंडेटरी पार्ट है आपके लिए। हम नोट्स लिखवाएंगे, आप लिखेंगे, हम समझाएंगे, आप समझेंगे, आप घर पे जाएंगे, बुक रीड करेंगे, आप सेल्फ अपने नोट्स भी बनाएंगे, पर वो काम नहीं आएंगे। रीज़न क्या है? आईसीआई ना तो मेरी लैंग्वेज से पूछेगा, ना आपकी लैंग्वेज से पूछेगा। इंस्टीट्यूट पूछेगा अपनी मॉड्यूल की लैंग्वेज से, जो मैंने आपकी बुक में आपको दे रखी है। ऑब्जेक्टिव पेपर का सबसे बड़ा जो आप इसको ड्रॉबैक कहो या व्हाटएवर, जो भी आप इसको समझें, ऑब्जेक्टिव पेपर एंड दैट टू हमारा इतना प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। बुक रीडिंग इम्पॉर्टेंट बनता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बुक को रीड करना, क्योंकि ये पेपर सब्जेक्टिव नहीं है जहाँ पे मैंने समझाया, आपने समझा, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा, एग्जामिनर ने चेक किया, आपको नंबर कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो पूरा सवाल सही है, यहाँ गलत है, गलत होने पे तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिखवाऊंगी, आप भी घर पे जाके अपने प्रिपेयर करेंगे, अपने वो बुक मार्क्स आप भी बनाओगे, अपने नोट्स भी बनाओगे, सब कुछ आप अपने पार्ट पे करोगे। फिर भी बुक को रीड करना ज़रूरी है। लैंग्वेज इंस्टीट्यूट अपनी ही पूछेगा। बहुत से टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। आईसीआई हम लोगों की लैंग्वेज रेफ़र नहीं करेगा कि इस टीचर की पकड़ लो, यहाँ से बच्चे को से सवाल पूछे, नहीं। उसने एक अपना मॉड्यूल दे रखा है, वही सटीक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हमने आप तक पहुँचाई है, वो लैंग्वेज समझाना तो मेरा काम है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना भी पार्ट हम डेली करेंगे क्लास में, उतने पार्ट की बुक रीडिंग घर में आपको करनी। एक सिंपल रीडिंग देनी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ उसमें घुस जाओ, नहीं। सुबह 4 बजे तारों की छाँव में बैठ के पढ़ने लग जाओ, नहीं। सोने से पहले 5-10 मिनट लगा दो, बहुत। एक प्लेन रीडिंग, जैसे आप बुक रीड कर रहे हो, आप रीडिंग करना सीख रहे हो, सिर्फ वैसी रीडिंग। धीरे धीरे आप आदत डालेंगे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इवेंचुअली सक्सीड हो जाओगे, हो जाएगा वो काम बहुत अच्छे से। मैम आई डोंट हैव इकोनॉमिक्स इन क्लास 12th, सो विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स? आप बताओ, येस और नो? यस, ये तो मैंने पहले ही बताया ना, जो पढ़ के आए हैं मैंने तो उन्हें भी काहे भूल जाओ। ठीक है जी, हम तो स्क्रैच से पढ़ेंगे। आपने लेट ज्वाइन किया होगा अश्मित, चले। फिर क्या? फिर कुछ नहीं, स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स को। ध्यान देंगे इधर, सुनेंगे मेरी बात, मेरी मधुर वाणी आप तक, आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। कानों तक तो पहुंचेगी, दिल और दिमाग तक पहुंचनी चाहिए मेरी मधुर वाणी। ठीक है जी? नाम बताएं अपना। आप ही ने बोला ना यस मैम, नाम बताएं। तनिष। तनिष कल से बिल्कुल मेरे सामने, हाँ, यहाँ पे, हाँ, आई विल वेट फॉर यू। चलो पक्का, हाँ, चलो। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक प्यार प्यार में क्लासेस शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा ही प्यार जो है हमारे बीच में बनेगा, एंड तक हम जाएंगे, अच्छे से अपनी क्लासेस को ख़त्म करेंगे। पर पहले शुरू करते हैं, आइएगा। यूनिट 1 डिमांड। बुक्स अभी आप करेंगे बंद, मुझे जब चाहिए होगी मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ आप मुझे सुने, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके आगे कोट कर रही हूँ और मुझे आप बताएंगे क्या वो डिमांड है या नहीं। अभी मैं आपसे मीनिंग की बात नहीं कर रही, बताओ मुझे डिमांड क्या होता है, क्या पढ़ के आए हो 12th में, नहीं। अभी सिर्फ मैं आपके साथ कुछ बातें, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रही हूँ और आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि क्या वो डिमांड है या वो डिमांड नहीं है। ठीक है जी, रेडी? चलो। कैटरीना कैफ से दोस्ती करनी है, शादी करनी है, क्या ये डिमांड बन सकती है? क्यों? किसी से तो करोगे ना सीए बनने के बाद शादी, कोई तो लड़की होगी, व्हाई नॉट कैटरीना कैफ, क्योंकि शादीशुदा है। हाँ, बड़े संस्कारी हो। चलो, नहीं बताओ, हंसी मजाक में प्यार प्यार से टॉपिक को समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से बताओ, कैटरीना कैफ से शादी करना, दोस्ती करना, क्या हमारी डिमांड है?
अच्छा बताओ, BMW खरीदना चाहता हूँ, क्या ये डिमांड है? तो फिर ये डिमांड क्यों नहीं हो सकती भाई? अच्छा वो गुड नहीं है। गुड। ये नहीं वैलिड है यार पॉइंट, वो कह रहे हैं मैम ये गुड्स नहीं है ना, आप कैसी बात नहीं, इट शुड बी गुड्स नॉट गुड। हाँ ठीक है, तो वो कह रहे हैं मैम कैटरीना कैफ ना गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं आती, हेंस डिमांड नहीं है वो। ओके, ये भी बढ़िया था। चलो अच्छा, एक बेगर है, ठीक है जी, वो हाउस सोचते हैं कि मैं घर खरीदूंगा अपना, क्या वो उनकी डिमांड है? वो डिमांड है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि हाँ वो जो हाउस खरीदना है ना मैम वो भी डिमांड बन जाएगी, बस ये कैटरीना कैफ क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आती, ये डिमांड नहीं है। पर इसको खरीदना चाहता हूँ, ये डिमांड है मेरी। हाउस खरीदना चाहता हूँ, ये डिमांड है मेरी। हाउस नहीं होगा, रीजन बीइंग परचेजिंग पावर नहीं है। कह रहे मैम हाउस खरीदना ना बेगर के लिए उसकी डिमांड नहीं है क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, एक एक वर्ड समझाऊंगी, सिर्फ अभी आप समझने की कोशिश करें, ध्यान यहाँ पर लगाने की कोशिश करें, ठीक है जी। पर अगर ये हाउस मैं खरीदना चाहती हूँ तो क्या ये डिमांड बन जाएगी क्योंकि मेरे पास परचेजिंग पावर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक फैक्टर आया परचेजिंग पावर का कि अगर मैं खरीदने की क्षमता रखता हूँ या रखती हूँ तो वो डिमांड है, ठीक है ठीक है। मैं गई साकेत मॉल, अच्छे खासे ब्रांड्स हैं वहाँ पे, विंडो शॉपिंग करके आई मैं, ब्रांड्स बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। सोचा था खरीदूंगी, जब मैंने सोचा था खरीदूंगी क्या वो डिमांड थी मेरी? क्या डिमांड क्रिएट करवाने के लिए चीज को खरीदना जरूरी है या नहीं? ये रहा पेन, मार्केट में गई दिखा मुझे, खरीद लेती हूं, पर खरीदा नहीं, क्या डिमांड है? और अगर खरीद लूं तो क्या वो डिमांड है? अच्छा चलो अब समझेंगे ध्यान से, धीरे धीरे आते हैं इसके ऊपर। क्या इन सब चीजों में आप एक चीज मानते हैं कि डिजायर थी? डिजायर थी, इच्छा, चाहत, तमन्ना, ये तीनों थी या नहीं थी? हाँ डिजायर ही है इसका मतलब। डिजायर थी हमारी, इच्छा थी, चाहत थी, खरीदना चाहता हूं। BMW मैं खरीदना चाहती हूँ, एक बेगर घर खरीदना चाहता, भी परचेजिंग पावर को नहीं बीच में ला रहे, एक एक फैक्टर पकड़ेंगे। यानी कि अगर किसी चीज को डिमांड का रूप देना है सबसे पहले मन में इच्छा भी तो जागनी चाहिए। ये पेन को खरीदने की इच्छा मुझे होगी, आपको क्यों होगी? आपके लिए थोड़ी ना ये कोई काम की चीज है या नहीं है? नहीं है। इसको खरीदने की इच्छा मुझे जागेगी, आपको नहीं। इस पेन की डिजायर, नीड, विलिंगनेस मेरे पास है, आपके पास नहीं है, हेंस आपके लिए तो ये कभी डिमांड बनेगी ही नहीं। पहला पॉइंट समझ में आया? डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे क्या होती है, वो तो लंबी चौड़ी है, देखेंगे। किसी चीज को खरीदने की सबसे पहले इच्छा तो जागनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ोगे, जेब देखोगे पैसे हैं या नहीं है। जब चीज आपकी जरूरत की नहीं है, जब चीज आपके काम की नहीं है, उसकी डिजायर, उसकी इच्छा उसके लिए उत्पन्न ही नहीं हो रही, तो वो डिमांड नहीं बनेगी। सबसे पहली बात तो ये, यहां तक समझ में आई? समझ में आई। मैं बीइंग फीमेल, साड़ी की, सूट्स की इच्छा मुझे होगी या किसी मेल को होगी? मुझे ही होगी, तो उसकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड तो मेरे लिए है ना। तो डिजायर होना सबसे पहले जो है चीज, डिमांड को क्रिएट करवाने के लिए सबसे पहले हमें इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। इच्छा उसी चीज की उत्पन्न होगी जो हमारे लिए फेवरेबल होगी, जो हमारे किसी काम की होगी। तो अगर मुझे चेक करना है कि इस पेन की डिमांड तक पहुंच सकते हैं हम या नहीं, तो पहले तो डिजायर इसको खरीदने की होनी चाहिए। मैंने कहा आप लोग
हाथ खड़ा करो, कौन खरीदेगा ये पेन? खरीदोगे कोई? आपने मना कर दिया, मैंने कहा मैं खरीदूंगी, तो बोलो डिमांड आपके लिए ये बनेगी इसकी? नहीं बनेगी। मेरे लिए इसकी डिमांड है, मेरे पास इसको खरीदने की डिज़ायर है। यहाँ तक समझ में आई बात? आपको समझ में आया जो इको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? इतना समझ में आया? आया। अब बताएं जो जिन्होंने हमसे पूछा था कि मैम मुझे समझ में आएगा, क्या इतनी बात समझ में आई है? अश्मित थे शायद उनका नाम। जी आया, यहाँ तक समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया। आगे देखेंगे बच्चे। तो ये पेन को ही एग्जाम्पल बनाते हैं, इसी को बेस लेते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा डिमांड को क्रिएट करवाने के लिए सबसे पहले उस प्रोडक्ट के लिए इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। डिजायर, वर्ड याद रखेंगे, डिजायर। ठीक है जी, डिजायर। नेक्स्ट आते हैं, मन तो है इसे खरीद लूं। मन तो है, डिजायर तो है, इच्छा तो है। खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। यानी कि इको क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो हम पैसे को भी रिसोर्स ही बोल देते हैं। रिसोर्सेज होने चाहिए, मनी रिसोर्स होना चाहिए, अदर वर्ड्स में मीन्स टू परचेज होना चाहिए। जेब में पैसे तो होने चाहिए ना। अभी खाली मन में इच्छा हो गई कि हाँ मुझे ये पेन चाहिए, तो बात थोड़ी ना पूरी होगी। डिमांड तो तभी बनेगी जब मैं उसे खरीद लूँगी। अभी खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मीन्स टू परचेज चाहिए। अब इस पेन को खरीदने की इच्छा भी है, ये जितने का है उतने पैसे भी हैं जेब में, पर मैं कंजूस बहुत हूँ। कोई दे दे तो ठीक है, खुद नहीं खरीदूंगी। अब बोलो, डिमांड क्रिएट करवाई मैंने डिमांड क्रिएट करवाई या नहीं करवाई? मन था खरीद लूं, 50 रुपए का था, जेब में हाथ डाला, 50 रुपए निकल आए। पर मैं कंजूस बहुत, मैंने कहा छोड़ो ना, सुबह जाऊंगी बीजेसी में, वहाँ पे ये ख़त्म भी हो गया या ख़राब भी हो गया, सर ला के रख देंगे, मुझे क्या पड़ी है खरीदने की। मैं कंजूस, मैं नहीं खरीदती। यानी कि डिज़ायर भी थी कि खरीद लूं, जेब में हाथ डाला तो पता चला पैसे भी थे। पैसा देने की, निकालने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। यानी कि तीसरा फैक्टर मेरे पास क्या बन के आया? विलिंगनेस भी तो हो जेब को खाली करने की। सिर्फ पैसा लेके घूमने से तो मज़ा नहीं आएगा, जेब ढीली करना भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? धीरे 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 अभी जब मैं अब आपको बुक पढ़वाऊंगी ना, समझ में आ जाएगा, मेरे बिना बोले कुछ भी। एक एक फैक्टर को मैंने पकड़ा है यहाँ पर। बोलेंगे मेरे साथ, मुझे रिवाइज करवाएंगे। अभी तक मैंने आपसे 3 फैक्टर्स की बात करी है। मैंने कहा ये पेन खरीदना था, खरीदने का मन होना चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए? डिज़ायर होनी चाहिए। अब अगर डिज़ायर है, सिर्फ इच्छा से काम तो नहीं चलेगा। कैटरीना कैफ से शादी कर लूँ, काम तो नहीं चलेगा, कैटरीना भी उसके पास आएगी जो उसे अफोर्ड कर सकता है। एग्जैक्टली यानी कि ये पेन को खरीदने की इच्छा तो है, खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज मीन्स टू परचेज भी होने चाहिए। खरीदने की इच्छा भी है, जेब में हाथ डाला, पैसे भी हैं, पैसे निकालूंगी नहीं तो क्या डिमांड क्रिएट हो गई? नहीं हुई। तो थर्ड फैक्टर क्या बना? विलिंगनेस, पैसा खर्च करने की तमन्ना भी जागनी चाहिए। किसी के गिफ्ट के भरोसे नहीं बैठोगे। अगर डिमांड आपको किसी चीज़ की उत्पन्न करवानी है, क्रिएट करवानी है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि पैसा होना चाहिए, पैसा खर्च करने की नीयत होनी चाहिए, मीन्स टू परचेज होने चाहिए एंड विलिंगनेस टू परचेज होनी चाहिए। मीन्स टू परचेज को मैं एबिलिटी भी कह सकती हूँ, मेरी क्षमता भी होनी चाहिए। आई शुड बी एबल टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये अलग अलग अक्षर आते हैं, मीन्स, रिसोर्सेज, एबिलिटी टू परचेज, ये अलग अलग बातें एक ही चीज़ को दर्शाती हैं। लास्ट आते हैं, मन किया खरीदना है, 50 रुपये भी निकल आए, 50 रुपये देने की इच्छा भी उत्पन्न हो गई। क्या ये प्रोडक्ट वन टाइम परचेज होगी मेरा?
नहीं होगा। इसका मतलब जब तक ये पेन चलेगा चलेगा, खराब हो गया तो दोबारा खरीदना पड़ेगा या नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल एक और समझते हैं। आप सब अपने घर में राशन तो डलवाते होंगे। कई लोग क्या करते हैं, जब ख़त्म हुआ तब डलवाया, कई लोग महीने की 1 तारीख को 2 तारीख को डलवाते हैं। सब्जियों की बात करें, मंडे मार्केट से पूरे हफ्ते की ले ली, मंगल बाज़ार, सोम बाज़ार, ऐसे जो आपकी वीकली मार्केट्स लगती हैं, तो हम एक एक हफ्ते की खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि जी जल्दी ख़राब हो जाती है, 1 हफ्ते से ज़्यादा का स्टॉक आप क्या ही रखोगे। राशन है 1 महीने का रख लेते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो गाड़ी का पेट्रोल एक बारी उसकी टंकी हमने फुल करवा ली, जब तक चलेगा चलेगा। और हमें पता होता है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल जो है फुल करवाने के बाद टैंक वो कितने दिन चलेगा, हम उसका आइडिया, एक रफ आइडिया लगाकर चलते हैं हमेशा। ठीक है जी। क्या गाड़ी में पेट्रोल, अभी आप लोग आते हो, गेड़ी वेड़ी मार के आते हो, घूमने घूमने जाते हो, बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या करते हो, दोबारा नहीं डलवाते? बिल्कुल डलवाते हो। यानी कि कोई भी चीज़ जिसको खरीदने की इच्छा थी, जिसको खरीदने के पैसे थे, पैसे खर्च करने की भी नीयत थी, वो दोबारा भी तो खरीदी जा सकती है ना। यानी कि वो पर्टिकुलर इच्छा जो पूरी हुई है ना पैसा दे के, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो इच्छा शांत हुई है। जैसे ही वो पीरियड खत्म, दोबारा खरीदने की नौबत आएगी। गाड़ी में पेट्रोल खत्म, पेट्रोल दोबारा से डलवाना पड़ेगा। पेन में इंक खत्म, रिफिल करवाना पड़ेगा। घर में राशन खत्म, उस समय के बाद दोबारा राशन भरवाना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं बोलती हूँ, 4th फैक्टर को मैं बोलती हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। घर में 10 किलो आटा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जिसके घर में जितने फैमिली मेंबर्स, उस हिसाब से उतना आटा यूज़ होता है। 10 किलो आटा पर वीक, 15 किलो आटा पर वीक, जिसका जैसा घर का हिसाब है। वो जैसे ही समय समाप्त, वो पीरियड ऑफ टाइम समाप्त, वापस से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। समझ में आया? डिमांड समझ में आया? अब मुझे आपसे जानना है, प्रीवियस नॉलेज थोड़ी सी अगर याद हो, डिमांड क्या होता है? डिमांड क्या होता है? आपने अभी तक क्या सीखा था? आपको क्या लगता था डिमांड क्या होता है? सही बोलो, गलत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत बोलोगे और भी अच्छी बात है, समझाने के लिए हम आपके पास बैठे हैं। पर प्लीज़ बोलेंगे, इंटरैक्ट करेंगे तो ही मुझे भी समझ में आएगा कि मुझे किस हद तक आपको एक्सप्लेन करना है। अभी मैं बोल के चली जाऊंगी, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा या आ गया, मुझे कैसे समझ में आएगा? तो प्लीज़ इंटरैक्ट करेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जवाब देंगे। डिमांड क्या होता है? लेमैन, मुझे नहीं पूछना, नहीं बताना, जो मैंने समझाया। डिमांड क्या होता है? किसी चीज़ को मांगना। और कुछ? और कुछ? मैम आपने कहा था ना पुराना भूल जाओ, भूल गए, आज्ञाकारी बच्चे। चलो, तो अब मेरे लाल मुझसे आप 4 फैक्टर्स बताएंगे डिमांड की हद तक पहुंचने के लिए मुझे कौन से 4 चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है। सबसे पहला क्या? किसी प्रोडक्ट को खरीदने की डिज़ायर होनी चाहिए। फिर मीन्स टू परचेज, रिसोर्सेज, एबिलिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, सब अक्षर जो हैं वो चलेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट विलिंगनेस। और ये सारा काम कब हो रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये चीज़ें मिल जाएं, चीज़ की इच्छा थी, पैसा दिया, पैसा खर्च किया, चीज़ मिल गई, डिमांड क्रिएट हो गई। हो तो गई डिमांड, अब क्या रह गया? चीज़ मिल तो गई हमें, डिमांड क्रिएट हो गई। ये 4 चीज़ें पार करनी थी डिमांड के घर तक पहुंचने के लिए। ये 4 गलियां थी जो हमें डिमांड तक लेकर गई हैं। यही डिमांड होता है। अब मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, मुझे बताइएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ। डिमांड इज बैक्ड बाय डिजायर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इज इट ओके? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ठीक है। The person should be
एबल एंड विलिंग टू परचेज, क्या ये बात ठीक है? एंड ये पूरी जो घटना है ये कब घटित होगी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया डिमांड क्या होता है? पक्की बात। ऑनलाइन बताएंगे क्या मेरे लाल? यहां तक समझ में आया? विलिंगनेस टू बाय समथिंग नंदिनी, इट इज वन ऑफ द 4 फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आती है। क्या इनमें से मैंने कहा ये काट दो, बन जाएगी डिमांड? मैंने कहा नहीं नहीं, बच्चे ना मना कर रहे, ये मत काटो, चलो ये हटा दो, चलेगा काम? नहीं, ये भी खुश नहीं हो। मैंने कहा ये काट देती हूँ, बात ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली जब किसी चीज को खरीदने की इच्छा ही नहीं है तो डिमांड के रास्ता कहाँ से नापोगे? हम गए कोई चीज, कितनी चीजें हम रास्ते में जाते हैं, अभी करेला पसंद नहीं है तो करेले वाली शॉप पे हम खड़े भी नहीं होते हैं, तो डिमांड तो कहाँ से ही बनेगी? डिजायर ही नहीं उत्पन्न हुई उसको खरीदने की, नहीं होता। कोई ऐसे हीरो की मूवी आ जाए जो आपको पसंद नहीं है, जाओगे देखने? कभी नहीं जाओगे। दीपिका पादुकोण जिसको पसंद है, अभी वो फाइटर देख भी आए होंगे। कितने बच्चे देख के आए हो फाइटर? है कोई? हाँ ये देखो है, देखो। तो बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, कि जिस चीज को खरीदने की, पाने की चाहत ही नहीं है, वो डिमांड का रूप नहीं लेगी। तो चाहत तो जागनी चाहिए, है ना? समझ रहे होंगे आप लोग। चाहत, इच्छा, तमन्ना, ये जब तक नहीं होगी किसी भी चीज के लिए, डिमांड तक नहीं पहुंचोगी। ठीक है जी, पक्की बात। चलिए आएंगे बुक पर। चलें जी, ध्यान देंगे यहां पर। डिमांड का कॉन्सेप्ट देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम, अंकल जी का नाम प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। और ये जितने भी नाम हैं आपकी बुक में याद करने हैं। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी नाम हैं, हमें नहीं पता, वो नाम देख के समझ में भी नहीं आते कि वो मेल हैं, वो फीमेल हैं, वो कौन है, वो अंकल हैं, आंटी हैं, व्हाट्सोएवर। हमें ये नाम याद करने हैं। नाम आते हैं कभी कभी, कुछ कुछ अटेम्प्ट्स में 5-5, 6-6 नंबर के तो सिर्फ इकोनॉमिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, नाम आते हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी बोल्ड करके हाईलाइट करके दिया है। डिमांड का कॉन्सेप्ट देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है जी, ठीक है। देखेंगे होता क्या है। इफेक्टिव डिमांड किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, थिंग के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिपेंड करेगी किसके ऊपर? बोलो जी, क्या ये लाइन समझ में आ रही है? डिजायर समझ में आ रही है? क्या सेकंड फैक्टर दिख गया, जिसको परचेजिंग पावर भी हमने कहा ही था? थर्ड फैक्टर बोलो जी क्या था? पैसे तो हैं, पैसे को खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि पैसे को खर्च करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। मींस टू परचेज सेकंड वाले के अंदर भी जो है वो हमने यहाँ पे भी कवर कर दिया है। और ये सारा काम होता कब है जी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहाँ लिखा है? ढूंढ के बताओ। फोर्थ फैक्टर कहाँ लिखा है? ढूंढ के बताओ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहाँ लिखा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आइसोलेटेड परचेजेस नहीं होती हैं, वन टाइम सिंगल परचेजेस के बारे में हम जो है बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैम कोई चीज़ सिर्फ सिंगल टाइम ही हम यूज़ कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो क्या वो डिमांड नहीं है? ऑब्वियसली वो डिमांड है, बट यहाँ पे हम एक ब्रॉडर स्केल में बात कर रहे हैं कि पर वीक, पर मंथ, इस तरीके की जो है हम बातें कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज, हम कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ परचेजेस की बात कर रहे हैं।
राशन खत्म हो गया 1 महीने के बाद, फिर डलेगा, वो महीना खत्म फिर डलेगा, वो महीना खत्म फिर डलेगा। समझ में आई ये बात समझ में आई। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखें, प्राइस। पता भी तो होना चाहिए ना वो किस प्राइस पर अवेलेबल है, प्राइस। सिर्फ वहाँ पे 4th नंबर डाल के प्राइस जो है आप इतना सा लिख दीजिए, ठीक है। हाँ जी, देख ली फाइटर मूवी, बहुत ही बढ़िया। कैसी लगी मूवी? चलिए सुने मेरे लाल, 2 वर्ड होते हैं, अगर आपने सुना हो, स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो अभी जो मैंने आपके समक्ष डिमांड के बारे में बातें रखी, आप बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे ये लाइन लिखी है इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में आता है आएगा। डिमांड इज अ डैश कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। फ्लो कॉन्सेप्ट, दोनों में जी फर्क क्या होता है मैम? फर्क आपको समझ में अब तक आ गया होगा। फ्लो का मतलब क्या? चलता रहेगा, फ्लो, फ्लो चलता रहेगा। एक चीज एक पर्टिकुलर समय के लिए आई थी, खत्म हो गई, वो वापस से लेनी पड़ेगी। वो समय खत्म हो गया, वो वापस से लेना पड़ेगा, वो समय खत्म, वो वापस से लेना पड़ेगा। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद आइसोलेटेड परचेजेस, वी आर कंसर्न्ड विद कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ परचेजेस। आइसोलेटेड परचेज जब होता है दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक बार ही लिया बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर डिमांड हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में आती है ये बात? यही था हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया कि जो भी आप डिमांड करोगे वो अपना एक प्राइस जो है वो कैरी करेगी। डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज ली जा सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ जी? छोटी सी बात, मैंने कहा बिस्किट लेने में गई थी, आपको ये चीज पता होगी, अगर आप सिंगल एक पैकेट परचेज कर रहे हो, लेट अस सपोज वो 10 रुपए का आपको पड़ता है। आपने कहा फैमिली पैक ले लेता हूँ ना, जिसमें 10 यूनिट्स आएंगे, तो कायदे से तो 100 के हो गए, पर जब आप फैमिली पैक लोगे हो सकता है 95 पे भी मिल जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे, बल्क में परचेज करोगे, तो प्राइस में तो फ़र्क आएगा ही। और एक ही प्रोडक्ट ऐसा होता है जो अलग अलग वेंडर्स अलग अलग प्राइजेस पर ऑफर करते हैं, चीज़ सेम होती है। मैंने एक सूट परचेज किया अवंतिका मार्केट से, वो लेट सपोज मुझे 2000 पे मिला, वही सेम तिलक नगर मार्केट में हैंगर में वो लटका हुआ था, मैं तो बहुत उससे अवंतिका से खरीद के लाई थी यार, बड़ा अच्छा है ये वो। 1 महीने के बाद वो ऐसी डिस्प्ले हो रहा है, गंदा हो रहा है, मिट्टी पड़ रही है, वही चीज़ वो 1500 में मिल रही है। बिल्कुल सेम चीज़, बिल्कुल हर एक फैब्रिक जो भी चीज़ है वो उसके कंटेंट सब कुछ सेम है, स्टिल वो डिफरेंट प्राइस कैरी करता है। जो चीज़ आप चांदनी चौक से परचेज करेंगे वही रेप्लिका आप यहाँ से परचेज करोगे, दोनों में प्राइजेस का फ़र्क होगा या नहीं होगा? एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइजेस कैरी कर सकता है, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पर भी कैरी कर सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम पर भी कैरी कर सकता है। जितना ज़्यादा आप परचेज करोगे प्राइजेस तब भी जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। इज इट ओके? ओके, तो अब आप क्या करेंगे, गिव योर सेल्फ 2 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक आप ये पूरा पढ़ेंगे, प्लीज़ पढ़ेंगे, टाइम दे रही हूँ, वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। जितना बोल रही हूँ प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल से लेके आपका सेकंड पॉइंट और ये लास्ट वाला भी जो आपको कंक्लूजन का पॉइंट दिया है, प्लीज़ इसको आप पढ़ेंगे।
ऑनलाइन आप बताएंगे बच्चे, आपको समझ में आई सारी चीज़ें? कोई डाउट है लिख के भेजो जल्दी से। ठीक है जी, पढ़ा? टाइम और चाहिए? टेक योर टाइम, पर प्लीज़ साथ में चलना, जितना जैसे कह रहे हैं वैसे करेंगे। इको एग्रीगेट बनाने में मदद करता है, अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है तो। इकोनॉमिक्स एग्रीगेट बनाने में आपकी बहुत मदद करता है। वो जो 200 नंबर का एग्रीगेट चाहिए ना, वो उसमें इकोनॉमिक्स बहुत मेजर जो है वो रोल अपना निभाता है। तो 4 में से एक सब्जेक्ट ऑलवेज, देखो चारों पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत फेवरेट होगा, बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को कोई और लगता होगा। 4 में से एक सब्जेक्ट हमेशा अपने पास ऐसा रखिएगा ज़रूर जो आपका एग्रीगेट बनाने में मदद करे। यानी कि मैंने इको को बोला तो आपको इको रखना नहीं, सबका अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी होती है। जो भी वो चीज़ है, वो सब्जेक्ट है, प्लीज़ एक पर तो अपनी पकड़ अच्छे से बनानी ही बनानी है, जहाँ पे 85-90 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना है। और आएगा, अगर सोचा है, मेहनत कर रहे हो उसके लिए, तो होता भी है और आ भी जाएंगे नंबर। क्योंकि इको आज ही हमने शुरू किया है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि साथ साथ चलिएगा। बैकलॉग्स में कोई भी चीज़ मत डालो। ये फर्स्ट यूनिट हम बहुत स्लो करने वाले हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर के ऊपर मेरा पूरा 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ड है। अब जितनी बारी भी मैं आगे बात करूँगी, मैं सिर्फ डिमांड बोलूँगी, डिमांड है, डिमांड है, डिमांड। मैं बार बार ये 4 फैक्टर्स तो नहीं बोलूँगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, साथ साथ चलिएगा। जितना क्लास में पढ़ रहे हैं, घर में सोने से पहले 5-10 मिनट की एक रीडिंग ज़रूर देकर आप सोएंगे। ठीक है जी? चलो, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो ना, कोई डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं इसकी फर्स्ट लाइन जो हमने अभी छोड़ दी थी। द टर्म डिमांड refers to the quantity of a good or service, जो आपके दोस्त का पॉइंट था मैम कि ट्रीना कैफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्लासीफाई नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। बोले मेरे लाल, क्या चारों फैक्टर्स दिख गए? क्या चारों बातें दिख गई? डिमांड क्या होता है? जो बायर्स डिज़ायर कर रहे हैं परचेज करने के लिए, जिसके लिए उनके पास पैसा भी है, पैसे को खर्च करने की नीयत भी है, उन्हें पता है कितने प्राइस पर वो अवेलेबल है और किस वक्त पर उनकी वो डिमांड सेटिस्फाई होगी, कितने वक्त के लिए होगी। क्या ये एक लाइन समझ में आई? पक्की बात? अभी अगर हम वैसे ही पढ़ते हैं ना तो लग रहा है हाँ बहुत इजी तो है, बट उसके अंदर 4 फैक्टर्स छुपे हैं इस सिंगल लाइन में, जिसकी डिटेलिंग आपको आगे दी है जो अभी अभी आपने पढ़ा है। इज इट ओके? पक्की बात? पक्की बात। अब मेरे लाल पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फिर से ध्यान मेरी तरफ, मुझे सुने, मेरी छवि अपने दिल में बसाएं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फैक्टर, आप मुझे बताओ, किसी भी चीज की हम जब डिमांड करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? उसका प्राइस। मैं विंडो शॉपिंग करके आई साकेत से, क्यों नहीं किया? क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मैं BMW नहीं खरीदती, मेरे पास आईफोन नहीं है, क्यों नहीं है? मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। बेगर है, उसके पास घर नहीं है, इच्छा तो है पर मीन्स नहीं है उसके पास। उसके पास तो विलिंगनेस भी है, पैसा हो, वो कहता है अगर पैसा होता तो मैं तो खर्चने के लिए भी तैयार हूँ,
पर विलिंगनेस क्या कर लेगी अकेली, या डिज़ायर अकेली क्या कर लेगी जब तक उसके पास मीन्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है परचेज करने के लिए। तो डिमांड की हद तक पहुंचने के लिए वो 4 रास्ते पार करने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ ऐसे ही तो मिल नहीं जाती है ना, मानते हो ना, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती। हाँ हाँ, कुछ लड़के तो स्माइल कर रहे हैं, और कुछ एक्सपीरियंस है क्या? हाँ, कि कुछ आसानी से नहीं मिली आपको? चलो, आइएगा। इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट की बात करूं, यानी कि फैक्टर्स की बात अगर हम करें, कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है मेरा प्राइस। अगर प्राइस कम होता, क्या मैं ज़्यादा खरीद लेती? मैं मान के चल रही हूँ विलिंगनेस, एबिलिटी, अभी वो सब कुछ है। जब मैंने डिमांड अक्षर बोल दिया, वो 4 मैं हर्डल्स पार करके आ चुकी हूँ, दिस इज बट ऑब्वियस, ठीक है जी, ये मानते हुए हम चलते हैं। अगर प्राइस उस चीज़ का BMW का आज ऑल्टो के बराबर प्राइस कर दे, तो मैं तो खरीदूंगी, बिल्कुल खरीदूंगी। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दे, तो क्या आप मानते हो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? और कोई प्रोडक्ट जितना महंगा, उतना हम कम खरीदने लग जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, अभी रिसेंट टमाटर बड़े महंगे हो गए थे, याद है? ज़्यादा पुराने ज़माने की बात नहीं है, अभी कुछ वक्त पहले टमाटोज बहुत महंगे हो गए थे। तो आपको ये बात पता होगी घर में, क्योंकि मम्मा रसोई संभाल रही हैं, खाना बना रहे हैं, उन्हें पता है कि वो परचेजेस जो हैं वो किस हिसाब से कितनी करनी है। तो यूजुअली जहाँ पर 2 टमाटर डलते थे, वहाँ पे टमाटर की सब्जी भी बिना टमाटर के बनती थी या नहीं? हाँ बोलो ना, नहीं बनती थी? टोमेटो प्यूरी नहीं आती क्या मार्केट में? हाँ, सब्स्टिट्यूट्स आएंगे इसके ऊपर, सुनेंगे। तो क्या हुआ जी, जब टोमेटोज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, तो जितने ज़्यादा महंगे थे टोमेटोज, उतना हम कम खरीदते थे, उतना ही खरीदते थे जितनी ज़रूरत होती थी, एक्स्ट्रा नहीं। अगर नॉर्मल रेट्स पे अवेलेबल होते हैं, तब हम वो टमाटर का सलाद भी बना लेते हैं, चटनी में भी बना देते हैं, और चीज़ों में भी डाल देते हैं। लेकिन जब वो चीज़ महंगी थी, तो ज़रूरत की चीज़ों में ही इस्तेमाल हो रही थी, उतना ही परचेज हो रहा था जितनी रिक्वायरमेंट थी। वही टमाटर अगर सस्ते हो गए थे कुछ समय के बाद, तो जितनी भी ज़रूरतें हमने रोकी हुई थी या रिस्ट्रिक्टेड यूजेस हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे टमाटर का, उतना ही प्राइसेस गिरने की वजह से इस्तेमाल हमने उसका बढ़ा दिया था। यानी कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस जितना कम, उतनी उसकी डिमांड ज़्यादा, और जितना प्राइस ज़्यादा उतनी डिमांड कम। जनरली एक्सेप्शंस होते हैं, पढ़ेंगे। जनरली, फिर से अक्षर बोल रही हूँ, जनरली बच्चों का आएगा बाद में, मैम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे तो ऐसा नहीं होता है, ये तो जितना ज़्यादा महंगा उतना लगता है खरीद लो, स्टेटस दिखेगा हमारा। एक्सेप्शन, उसको बोला जाता है विबलिन गुड्स, स्नॉब इफेक्ट के वो गुड्स होते हैं, स्टेटस सीकिंग सिंबल। एक्सेप्शंस अपार्ट, जनरली, यूजुअली किसी प्रोडक्ट का प्राइस जितना कम, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्राइस उसकी डिमांड उतनी कम। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। अभी ये अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल में क्या आता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल में पॉइंट नंबर 2 से लेके जितने भी ये लास्ट तक पॉइंट दिए हुए हैं, नोट्स तक, ये सब आते हैं। आपको याद होगा, आपने बचपन में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। उस लॉ ऑफ डिमांड में आपने लाइंस पढ़ी होंगी, व्हेन द प्राइस राइजेस द डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। पढ़ के आए थे। उस अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल की एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी कभी, कि वो अक्षर 4 कहना क्या चाह रहे हैं, वाई अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, या उस अदर थिंग्स में आता क्या क्या है? क्या ये चीज़ें पढ़ी थी, समझ में आई थी? पढ़ी थी पहले, तो समझ तो बात की बात है, पढ़ी थी। उसकी एप्लीकेबिलिटी समझ में आई थी कि भाई वो 4 अक्षर कह क्या रहे हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल,
ये लगाए क्यों हैं अक्षर और इन अक्षरों में अदर थिंग्स में आता क्या है एंड वाई दीज आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल, उनमें चेंज क्यों नहीं आता, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए पहला फैक्टर मेरा होता है डिमांड को जज करने के लिए, अगर मुझे किसी चीज़ की डिमांड करनी है तो सबसे पहले मैं उसका प्राइस जानने की कोशिश करती हूँ। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो खरीद लूँगी, नहीं अफोर्ड कर सकती तो आगे बढ़ जाऊँगी। ठीक है, व्यापक सिंह, मेरे लाल इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। सर, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एम्प्लॉई सिमिलर बिजनेस करता है तो वो लॉफुल है या फिर इट्स स्टिल अनलॉफुल? फॉर अ सेकेंड मैं घबरा गई कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, क्या चल रहा है। व्यापक हीको की क्लास चल रही है बच्चे। हाँ, लॉ का कोई संबंध नहीं है मेरे साथ। चल एक बार लास्ट वाली लाइन पर आते हैं। The market demand for a commodity gives the alternative amounts of commodity demanded per time at various alternative prices by all the buyers in the market। ये जस्ट मैंने आपको अभी समझाया। क्या समझाया कि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग प्राइजेस पर अवेलेबल होता है, अलग अलग टाइम पर अवेलेबल होता है, अलग अलग बायर्स जो है उन्हें परचेज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पर। ठीक है जी, चलिए आइएगा पहला वाला डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। इको की क्लास है। इट इम्प्लाइज दैट अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट अ फॉल इन द क्वांटिटी परचेज्ड। लिखेंगे राइज इन द प्राइस, ऐसे लिखो, डिनोट करवाओ इसको। राइज इन द प्राइस ये हम क्यों लिखेंगे, ये हम बार बार लिखेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। पूरे इको में 2-2.5 महीने जितना भी समय चलेगा, जहाँ जहाँ ये ऐसे छोटे छोटे हम डिनोट कर पाएंगे हम बार बार लिखेंगे। उसका रीज़न क्या है, पेपर में ना एक ही दिन की छुट्टी होती है, उस समय बुक नहीं आप लाइन टू लाइन पढ़ पाओगे, तब ये चीज़ें काम आएंगी, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये जो पूरी 3 लाइन में 2 लाइन में जो कह रहे हैं ये कह क्या रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या करता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी को वो कम कर देगा एंड वाइज वर्सा, यानी कि प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कई लाइन ये पी और क्यू समझ में आया आपको, ऐसे ही आप भी लिख लीजिएगा। आगे क्या लिखा है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है जी, ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये इफेक्ट्स क्या होते हैं ये हम बाद में करेंगे। चलिए अब आप मेरी बात गौर से सुनेंगे। आईसीआई कहीं पे भी बुक में नहीं बताता है, एग्जाम में सवाल दे देता है। क्या सवाल देता है, जब मैं बात कर रही हूं लेट अस सपोज टी की, टी के प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस इसका कम होगा तो इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। क्या लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, यही तो कहता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल वो देखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड जनरली यही तो कहता है, प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता इनवर्स, उल्टा, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है जी, ठीक है। मैंने कहा टी, मैंने कहा कॉफी। जब मैं इसके प्राइजेस की बात और इसकी डिमांड की बात कर रही हूं, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा सेम प्रोडक्ट की बात करता है। उसी प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में पूछना जिसके प्राइजेस चेंज हो रहे हैं।
आप एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने का असर दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर देख रहे हो, तो जिसकी डिमांड पर देख रहे हो उस पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड इसी पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसके प्राइस की बात हो रही है तो इसी की डिमांड की बात करो। अगर आप इसकी बात कर रहे हो, कॉफी की बात कर रहे हो कि इसकी डिमांड पर असर बताओ, अगर प्राइसेस किसी और प्रोडक्ट के चेंज हुए हैं तो लॉ ऑफ डिमांड यहां एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, ये छोटा सा एक पॉइंट था, बुक में कहीं मेंशन नहीं है, इंस्टीट्यूट ने कहीं मेंशन नहीं किया, पर वो टेस्ट में अपने पूछता है, एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है जी, सवाल कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। एक प्रोडक्ट है, लेट अस सपोज कार और पेट्रोल की बात करता है, जो इंस्टीट्यूट बात करता है वो कार और पेट्रोल की करता है कि कार और पेट्रोल में बताओ लॉ ऑफ डिमांड लगेगा या नहीं। केस क्या दे रखा है, यही पेट्रोल की डिमांड कम हो गई है, कार की डिमांड के ऊपर पेट्रोल के प्राइस कम हो गए हैं, कार की डिमांड के ऊपर आप असर बताओ। इन दोनों प्रोडक्ट में से लॉ ऑफ डिमांड किस पे लगेगा, जिसके प्राइस की बात चल रही होगी, दूसरे वाले के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा। ये एक छोटा सा पॉइंट था, आगे देखेंगे। अब मेरे लाल इसके रिस्पेक्ट में ना दो गुड्स आते हैं, जिसको मैं क्या बोलती हूं, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं रिलेटेड गुड्स, दो तरीके के होते हैं। ठीक है जी, नाम है इसका रिलेटेड गुड्स, यानी कि दो गुड्स की बात करेंगे जिनका आपस में कोई रिश्ता होगा। वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिन्होंने साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं। तू है प्रिय तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं नहीं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि कार और पेट्रोल, बताओ कार बिना पेट्रोल के तो नहीं चलेगी, पानी से तो नहीं चलेगी, ये दोनों ने आपस में जीने मरने की कस्में खा ली हैं। कार में पेट्रोल होना जरूरी है तभी वो चलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, इन दोनों का वजूद एक दूसरे के साथ है, अकेले ये कुछ भी नहीं है, अकेले ये कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बाइक है तो वो पेट्रोल से ही चलेगी, अगर पेन है तो उसमें इंक होना ज़रूरी है, अगर पेन है तो इंक होना ज़रूरी है, कार है तो पेट्रोल होना ज़रूरी है, आपके पास बाइक है उसमें पेट्रोल होना ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। तू है तो मैं हूँ तो तू, तू नहीं तो मैं नहीं, वो वाला हिसाब किताब है इनका। समझ में आई ये बात? ये होते हैं मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे को आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रिंटर में जब तक कार्ट्रिज नहीं होगी क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। पेन जिससे आप लिख रहे हो उसके अंदर इंक नहीं होगी तो काम का है? नहीं है। आप बाइक से आए हो, गाड़ी से आए हो, पेट्रोल नहीं है तो क्या वो काम का है? नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपने बोला होगा आप तो एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो, आपकी तो केमिस्ट्री बायोलॉजी सब बहुत अच्छा है, ये वो वाले गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अकेले इनका कोई जो है यूसेज नहीं है। समझ में आई ये बात? ये होते हैं मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है जी, अब ज़रा चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का असर कैसे आएगा, देखेंगे। जब मैंने बात की कार की, मैंने बात की पेट्रोल की, जल्दी से बताओ अगर पेट्रोल के प्राइस का असर कार की डिमांड पर देखा जाए, अगर पेट्रोल महंगा हो जाए क्या लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे? क्या लोग उस वक्त पे कम गाड़ियां खरीदेंगे? पक्की बात। यानी कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से
उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड था उसकी डिमांड कम हो गई, उसकी डिमांड कम हो गई। और अगर अदर वे राउंड हम इसके प्राइजेस को कम कर दें, अगर हम इसके प्राइजेस को कम कर दें तो क्या वापस से लोग कार, बाइक, स्कूटर चलाना शुरू कर देंगे, इसकी परचेजेस बढ़ा देंगे? बिल्कुल बढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ अदर प्रोडक्ट, रिश्ता कैसा? उल्टा, इनवर्स इनडायरेक्ट रिश्ता। समझ में आई ये बात? पक्की बात? आगे बढ़ जाऊं? कहीं कोई डाउट हो तो मुझे रोक दीजिएगा। पक्का आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान से सुनना। आपने बहुत बार देखा होगा, क्या अभी न्यूज़ आ जाए रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल जो है वो 1 रुपये महंगा हो जाएगा, क्लास छोड़ के आप लोग पेट्रोल पंप की लाइन पे लगे होगे। ऐसा होता है या नहीं होता? न्यूज़ अगर आ जाती है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है तो जो नहीं, चलो एनीवे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ, तो अगर न्यूज़ आ जाती है कि रात को 12 बजे कल से पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो बाहर लाइंस लग जाती हैं। यूजुअली ये चीज़ होती है, जोक्स अपार्ट, यूजुअली ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है पेट्रोल पंप पर। रीज़न बीइंग वही लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस क्योंकि उसका बढ़ रहा है, प्राइस क्योंकि उसका बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में कल उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो कल से डिमांड कम हो जाएगी। अभी प्राइस गिरा हुआ है कल के मुकाबले तो फटाफट से डिमांड उठ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई? समझ में आता है। फिर देखें जी, नेक्स्ट गुड्स आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं। जैसे आज आप घर पे गए, मम्मा आज हमने ना एक नया सब्जेक्ट पढ़ा है इको, सर दर्द हो रहा है, चाय बना दो। तो मम्मा सेड चाय तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, चाय नहीं बन सकती। पर मम्मी आज तो बहुत पक कर आए हैं हम लोग। सर तो दर्द हो रहा है, चाय तो पीनी है, चाय पत्ती है नहीं, ठंड का मौसम है, बाहर दुकान भी जल्दी बंद हो गई है, क्या किया जाए? कॉफ़ी पी लो। यानी कि टी अगर नहीं थी तो उसकी जगह कौन आ गया? कॉफ़ी आ गई। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसकी जगह दूसरे ने ले ली। सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसकी जगह किसी और ने ले ली। जेल पेन नहीं है, पेपर छोड़ाओगे, बॉल पेन इस्तेमाल कर लोगे। रोगे थोड़ी ना वहाँ पे बैठो, नहीं 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 नहीं। इसमें भी मतलब ये कोई टॉपिक था डिस्कस करने वाला? हाँ, मतलब टैलेंट है अपना अपना। हाँ, आइएगा, ठीक है जी। तो ये हुए हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी सुनो, अब वापस से अब हम चेक करते हैं टी और कॉफ़ी, क्योंकि आपने कहा, आपने माना मेरी बात को कि ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, तो ज़रा चेक करते हैं प्राइस और क्वांटिटी का असर। प्राइस मैंने लिया टी का, क्वांटिटी लेते हैं हम कॉफ़ी की, आप किसी की भी ले सकते हो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने कहा टी के प्राइजेस अगर बढ़ गए हैं, बोलो जी, लोग कॉफ़ी पीना शुरू करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। टी के प्राइजेस, चाय पत्ती सस्ती हो जाए, चाय सस्ती हो जाए, बोलो जी, कॉफ़ी जो लोग पहले पी रहे थे सिर्फ इस मजबूरी में क्योंकि टी महंगी थी, क्या आप कॉफ़ी की डिमांड कम करना शुरू कर देंगे? जनरली तो कर देंगे। एडिक्शन इज समथिंग अलग कि हाँ हमें तो हैबिट है, हम टी पीते ही नहीं है, हमें तो कॉफ़ी चाहिए। एक्सेप्शंस की हम बात अभी तक नहीं कर रहे, जब तक नहीं कर रहे हम जनरल सिनेरियो को लेकर चलेंगे। एक्सेप्शंस के लिए एक पूरी अलग क्लास रखी हुई है, वहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। तो क्या हुआ जी, जब टी के प्राइजेस कम हुए
तो कॉफ़ी की डिमांड भी तो कम हो जाएगी, वापस से लोग टी पर शिफ्ट होने लग जाएंगे, वापस से टी पर शिफ्ट होने लग जाएंगे। मतलब अगर मेरे गुड्स सब्स्टिट्यूट्स हैं तो प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, डिमांड फॉर अदर कमोडिटी, आपस में रिश्ता सीधा या उल्टा? सीधा रिश्ता, सीधा रिश्ता। यही आएगा सवाल एग्जाम में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड का रिश्ता सीधा या उल्टा? उल्टा। सब्स्टिट्यूट के केस में सीधा। जल्दी से बताओ, जो मैं एग्जांपल्स बोल रही हूँ वो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है? पेन इंक कॉम्प्लीमेंट्री, कार पेट्रोल, ठीक है, टी कॉफी। और अगर मैं राइस की बात करूं, राइस के डिफरेंट वेराइटीज की अगर हम बात करें, अगेन हैबिचुअलनेस या एडिक्शन वो अलग चीज है, सब्स्टिट्यूट है। कि अगर हम लोग यूजुअली अगर हम 70-80 रुपीज़ पर केजी वाली राइस लेते हैं, वो अवेलेबल नहीं है तो हम ऊपर नीचे जो है वो जो भी वेराइटी अवेलेबल होगी वो हम ले लेंगे, काम चल जाएगा। सब्स्टिट्यूट्स बेसिकली मीन्स काम चल जाए, हमारा काम चलना चाहिए। पर कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जब दोनों पेयर का होना जरूरी होता है। जो पेयर में दो गुड्स हैं, दो कॉम्बिनेशन है वो गुड्स का, वो दोनों की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी होता है। जल्दी से बुक पर आएंगे और अब आप चेक करोगे कि क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है, देखेंगे। जल्दी से पहले तो बताओ, रिलेटेड गुड्स कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन से दो तरीके? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री goods and services are those that are bought or consumed together या simultaneously. For example, टी एंड शुगर। अब बच्चा कहेगा नहीं मैम डायबिटिक है कोई तो शुगर क्या करेगा? अगेन एक्सेप्शन। जनरली चाय में शक्कर चीनी चलती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑटोमोबाइल, पेट्रोल, पेन, इंक, ये हमने आपसे बात की। जल्दी से बोलो मेरे लाल, जब दो गुड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता सीधा या उल्टा? लिखेंगे, साइड में ऐसे लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में प्राइस और क्वांटिटी, दो प्रोडक्ट्स, उल्टा रिश्ता। आगे देखें, चेक करते हैं जो हमने पढ़ा, समझा, लिखा, क्या वही बात लिखी है? जब दो कमोडिटीज आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, प्राइस अगर एक का गिरेगा तो डिमांड दूसरे की बढ़ जाएगी। क्या रिश्ता उल्टा ही निकल के आया यहां पे भी? क्या हमने भी वही लिखा? ये आप लोगों को लिखना है, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं ये आगे, कह रहे हैं जब प्राइस गिर रहा है पेट्रोल ड्रिवन कार्स का, इट वुड लीड टू अ राइज इन द डिमांड फॉर पेट्रोल। डिमांड, प्राइस किसका गिर रहा है? कार्स का गिर रहा है, तो लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे। ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे तो बोलो जी पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। Does there exist an inverse relationship between demand for a good and price of complement? क्या आप ये बात से सहमत हो कि यहां से लेकर यहां तक का जो क्रक्स है वो सिर्फ यही है? लिख लीजिएगा इसको। आगे देखो, सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा नाम होता है कॉम्पीटिंग गुड्स। ये देखो आपस में ना झगड़ते हैं, नहीं टी और कॉफी आपस में झगड़ रहे हैं। टी नहीं मिली तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, कॉफी नहीं मिली तो टी की डिमांड बढ़ गई। इनके बीच में आपस में कंपटीशन लगा रहता है। हेंस सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा नाम होता है कॉम्पीटिंग गुड्स। इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पीटिंग गुड्स। ध्यान दीजिएगा इन अक्षरों पर। चलो जल्दी से बताओ, आप ही बताओ मुझे, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता सीधा या उल्टा? सीधा रिश्ता। ठीक है, चलो चेक करते हैं। यदि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग परचेज्ड गोज अप, कह रहे हैं प्राइस ना बढ़ गया, ठीक है,
बायर्स जो हैं वो उसके सस्ते सब्स्टिट्यूट पर चले जाएंगे। टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी उसके मुकाबले सस्ती थी तो लोगों ने कॉफी खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से decreases the demand for the product at given price but increases the demand for the substitute। क्या demand for substitute, यानी कि प्राइस अगर x की बात कर रहे थे तो सब्सटीट्यूट की डिमांड भी बढ़ गई है। क्या यही मतलब था? यही मतलब था। आगे पढ़ो। सिमिलरली अगर प्राइस कम हो जाएगा इट विल लीड टू अ फॉल इन द डिमांड ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट। क्या ऐसा ही होगा? बोलो जी, ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, ठीक है जी, टी के प्राइस गिर गए हैं, बोलो मेरे लाल, कॉफी की डिमांड पर क्या असर आएगा? कॉफी की डिमांड पर क्या असर आएगा अगर टी के प्राइस कम हो गए हैं? कॉफी की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्या सीधा ही रिश्ता निकल के आ रहा है? क्या हमने भी यही लिखा है? क्या इन्होंने भी आगे यही लिखा है कि जब टी के प्राइसेस गिर जाएंगे पीपल विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट फॉर कॉफी एंड डिमांड मोर ऑफ इट एंड लेस ऑफ कॉफी। अच्छा, क्या ये लाइन ठीक है? पक्की बात है? पढ़े ना। इफ द प्राइस ऑफ टी falls, people will try to substitute it for coffee and demand more of it and less of coffee। क्या ये लाइन ठीक है? बताएं क्या गलती है इसमें? टी और कॉफी में क्या गलती है? ये लाइन में गलती है या नहीं? हाँ या ना? है या नहीं है? फिर से पढ़ो ना, यू टेक योर ओन टाइम, ठीक है, टाइम लगता है। अगर इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, टी के प्राइजेस जो हैं वो गिर रहे हैं तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग वापस से टी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स पीपल विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट फॉर कॉफी एंड डिमांड मोर ऑफ इट एंड लेस ऑफ कॉफी। इज इट ओके और नॉट? ट्रू? पक्का? एग्जाम का सवाल है, एज इट इज लाइन। सवाल क्या था? सवाल सिर्फ इतना सा था, यही लाइन दी हुई थी और नीचे ऑप्शंस थे। द अबव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी पार्टली ट्रू, ऑप्शन डी पार्टली फॉल्स। तो कृपया करके पहली तो बात ये, इको में कभी भी आंसर पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स नहीं होगा। एग्जाम में ऑप्शन होगा पर कभी भी ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स, ना वो ट्रू है ना वो फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज ये वाला जो ऑप्शन है वो आप कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद बच जाएगा ट्रू या फॉल्स, जैसी भी लाइन होगी आप उस हिसाब से जो है आंसर अपना चूज करेंगे। आगे देखेंगे। हेंस देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। क्या हमने भी यही लिखा था? क्या अब आप इस चीज से सहमत हैं? कौन सी चीज? यहां से लेकर यहां तक का क्रक्स तो यही है। वो तो एग्जाम्पल देके समझाया है, अल्टीमेटली कंक्लूजन तो वही निकलेगा। ये दोनों चीजें आप लिख लें जो साइड में लिखी हुई हैं। चल फटाफट से रिवाइज करवाएंगे मुझे जो हमने अभी तक पढ़ा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे, ध्यान इधर प्लीज। शुरू हमने किया था डिमांड के 4 उन हर्डल से, उन रास्तों से जिससे गुजरना पड़ता है डिमांड तक पहुंचने के लिए। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, लास्ट। तो डिमांड अगर हमें क्रिएट करवानी है इट शुड बी बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, टू परचेज होना चाहिए, रिसोर्सेज जिसको हम कहेंगे। उसके बाद हमें प्राइस पता होना चाहिए, किस प्राइस पे हमें वो चीज़ अवेलेबल हो रही है और वो किस समय पर काम चल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
फिर सेकंड इंपॉर्टेंट हमने डिमांड में किया था क्या, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। फिर हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किया कि डिमांड एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ट्रू या फॉल्स बताएंगे मुझे। डिमांड इज associated or concerned with isolated purchases, true or false, false. It is not concerned with an isolated purchase, rather it is concerned with flow of purchases, continuous flow of purchases. जैसे ही वो पर्टिकुलर समय खत्म होता है उसके बाद वापस से ज़रूरत जागती है उसे खरीदने की, उसे बाय करने की। फिर हमने क्या कहा था जी, हमने ये बोला था कि कुछ डिटर्मिनेंट्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को डिटरमिन करवाने में हमारी मदद करते हैं, प्राइस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जितना ज़्यादा प्राइस उतनी डिमांड कम, जितना कम प्राइस उतनी डिमांड ज़्यादा, यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता सीधा या उल्टा, उल्टा, उल्टा को बोलेंगे क्या, इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमने कहा था, सेकंड फैक्टर हमने किया रिलेटेड गुड्स। जल्दी से बोलो, कितने प्रकार के, दो। कौन से, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा नाम कॉम्पीटिंग गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अपना काम निकलवाया जा सकता है, काम चल जाएगा। टी नहीं तो कॉफ़ी पी लेंगे, उस समय के लिए काम चल जाएगा। कॉफ़ी नहीं तो टी पी लेंगे, उस समय के लिए काम चल जाएगा। टी एंड कॉफ़ी। जेल पेन नहीं है तो बॉल पेन से काम चला लेंगे, बॉल पेन नहीं है जेल पेन से काम चला लेंगे, काम चल जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स। जल्दी से बताएंगे, जब हम दो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड का रिश्ता कैसा, सीधा रिश्ता। सब्स्टिट्यूट एस फॉर सब्स्टिट्यूट, सीधा रिश्ता एस फॉर सीधा। कैसे भी आप लोग अपना जो है हिंट क्रिएट अपने आप कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस और डिमांड दो गुड्स का सीधा रिश्ता रहता है, डायरेक्ट जो है रिश्ता रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, जिन्होंने एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होने की कस्में खाई हैं, दोनों हैं तो यूज़ कर पाओगे, उनकी इंपॉर्टेंस है, वरना उनमें जो है केमिस्ट्री तालमेल नहीं बैठता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर एग्जांपल आपका कार और पेट्रोल, प्रिंटर और कार्ट्रिज, टी और शुगर। ठीक है जी, पेन और इंक। बोलो जी, रिश्ता कैसा प्राइस और डिमांड का, यहाँ पर इनवर्स रिश्ता, इनडायरेक्ट उल्टा रिश्ता। अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, पहले वाले का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स रिश्ता होता है। यहीं तक पढ़ा है, इतना ही पढ़ा है। 2 मिनट लगे हमें रिवाइज करने में पूरी क्लास जो हमने अभी तक पढ़ी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत ही बेसिक से छुटमुट से पॉइंट है, समय सिर्फ पहले 3 पॉइंट्स पर लगता है, उसके बाद किसी भी पॉइंट में कुछ नहीं रह जाता। देखेंगे ध्यान से, जब मेरे लाल मैं इनकम की बात करती हूं, जब मैं इनकम की बात करती हूं तब जब हम इनकम की बात करते हैं तब हम फिर से 2 गुड्स की बात करते हैं। अब यहां पे उन 2 गुड्स के नाम होते हैं नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। बुक में देखोगे कैटेगराइजेशन आगे भी दे रखी है, पर मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इनकम के बेस पे अगर गुड्स को कैटेगराइज करना है तो वो 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। अभी देखो जी, ध्यान देना इन सब बातों पर। जब मैंने रिलेटेड गुड्स की बात की थी, जब मैंने रिलेटेड गुड्स की बात की थी तब मैंने रिश्ता प्राइस और डिमांड का देखा था। अब जब मैं इनकम की बात कर रही हूं तब मैं रिश्ता इनकम, जिसको Y से डिनोट करते हैं, और डिमांड का चेक करूंगी। ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपको याद रखनी है। जब मैं रिलेटेड गुड्स की बात करती हूं वहां पर 2 जो प्रोडक्ट्स हैं, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, पर जब मैं इनकम की बात कर रही हूं प्राइस फैक्टर छुपकर इनकम आ जाएगा। अब इनकम का असर देखना है प्रोडक्ट की डिमांड पर कैसा आएगा। अब इनकम का असर देखना है प्रोडक्ट की डिमांड पर कैसा आएगा। जब मेरी इनकम कम थी,
जब मेरी इनकम कम थी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती थी। जब मेरी इनकम कम थी तब मैं ज़रूरत की चीज़ें खरीदती थी। जब मेरी इनकम कम थी तब मैं सुपीरियर प्रोडक्ट्स नहीं परचेज कर पाती थी, सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी गुड्स परचेज करती थी। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो सस्ते थे? ना 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 ना, क्योंकि मेरी इनकम कम थी। अभी फैक्टर इनकम चल रहा है, प्राइस नहीं चल रहा है, प्राइस नहीं चल रहा है। तो डिमांड के ऊपर असर डालने वाला प्राइस फैक्टर भी है जिसको निपटा दिया, इनकम फैक्टर भी है जो अब शुरू कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है? समझ में आती है। आगे देखेंगे। अब हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? बड़े आराम से, इनकम वाई, प्राइस नहीं, फिर से बोल रही हूँ प्राइस नहीं, इनकम फैक्टर देख रहे हैं तो इनकम का असर चेक करेंगे। इनकम अगर मेरी बढ़ेगी तो यूजुअली आप बताओ ना, डिमांड ज़्यादा करोगे या कम करोगे? ज़्यादा करोगे। अगर आपकी इनकम कम हो गई है तो आप बताओ ना, कम डिमांड करोगे ज़्यादा करोगे? कम करोगे। ऐसे गुड्स जिनमें इनकम और डिमांड का रिश्ता, बोलो जी, सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? सीधा होगा, उनको नॉर्मल गुड्स कहेंगे। कोई भी नॉर्मल गुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जो भी, आप किसी भी चीज़ का नाम ले लो। आप राइस ले लो, आप क्लोथ्स परचेज करने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी वो क्या होता है, जैसे कॉप की बात करें, किसी भी ब्रांड की बात करें, अगर हम कॉप की पर्टिकुलर बात करें, 12 महीने उनका चलता रहता है, बाय 2 गेट 7, बाय 2 गेट 6, बाय 2, मतलब ऑफर उनका ज़्यादा होता है। तो अगर 4 ब्रांड्स एक लाइन में हैं तो ऐसा बैनर देख के, ऐसी डिस्काउंटिंग पॉलिसी देख के एक बार ही तो इंसान कॉप पे जाएगा ही जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम उतनी इनकम में जितना हम सोच के गए थे हम अफोर्ड वो कर सकते हैं, तो क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। यानी कि इनकम जितनी ज़्यादा उतनी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा, तो डिमांड आप ज़्यादा ही करेंगे। जितनी इनकम कम, अफोर्डेबिलिटी कम, तो उतनी ही आप डिमांड भी कम करेंगे। मेरी इनकम कम है, मेरी इनकम कम है तो मैं किसी भी जो है ढाबे से भी खाना खा लूँगी। मेरी इनकम ज़्यादा हो गई, मेरी प्रमोशन हो गई, मेरा पे हाई जो है वो हाइक मुझे मिल गया, पे स्केल मेरा बढ़ गया, मैंने कहीं स्विच किया, मुझे ज़्यादा इनकम होने लग गई, मैं ढाबा छोड़ के एक फैंसी जो है प्लेस पर खाना डाइनिंग जो है वो शुरू कर दूँगी। तो जितनी इनकम ज़्यादा उतनी डिमांड ज़्यादा, जितनी इनकम कम उतनी डिमांड कम, हेंस नॉर्मल गुड्स। सीधा सीधा रिश्ता तो चल रहा है, इसमें ज़्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना है। पक्की बात है, इनकम ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा तो ज़्यादा खरीदोगे, कम अफोर्डेबिलिटी कम इनकम तो कम ही खरीदोगे, नॉर्मल सी बात है, हेंस नॉर्मल गुड्स। इतनी बात समझ में आती है? समझ में आती है। चलो पहले इसी को ही पढ़ते हैं। आओ ज़रा नॉर्मल गुड्स के ऊपर आओ, इनकम के बेस के ऊपर हम सबसे पहले नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे। आर दोज दैट आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज। यानी कि वाई जितना ज़्यादा डिमांड भी ज़्यादा, इनकम जितनी कम डिमांड भी उतनी कम, नॉर्मल गुड्स लिख लो साइड में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इनकम फॉल्स तो डिमांड भी इनकी गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, कोई भी गुड हो सकता है जो हम अपनी इनकम अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से खरीदेंगे, नॉर्मल गुड में जो है वो क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है जी? ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है वो होता है मेरे लाल इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स का ये इसके उल्टे। अभी देखो, मेरी इनकम अगर कम हो गई तो नॉर्मल गुड्स खरीदने की तो अभी नहीं है ना मेरे पास, इतनी परचेजिंग पावर तो नहीं है। अभी जीना तो है ना, जिंदगी में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा। तो नॉर्मल गुड्स ना खरीद के, अभी तक मैं यूजुअली 60, 70, 80, 90 रुपीज़ पर केजी वाला चावल खाती थी, अब मैं शायद 10, 20, 15, 25 अपनी इनकम के हिसाब से खाऊंगी। यानी कि अगर मैं 80 रुपीज़ वाली राइस देखूं और 20 रुपीज़ वाली राइस देखूं तो इन दोनों में इस समय इन्फीरियर कौन सा है? 20 रुपये वाला। अगर मैं 20 रुपये का कंपैरिजन
₹10 वाली राइस से करूं तो अभी कौन इन्फीरियर बन गया? अभी ये बन गया। तो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो गुड इन्फीरियर है वो नॉर्मल भी बन सकता है, जो नॉर्मल है वो इन्फीरियर भी बन सकता है। टेक अनदर एग्जाम्पल, जल्दी से देखो। मैंने कहा ऑल्टो, मैंने कहा BMW, जल्दी से बताओ इन्फीरियर कौन सा इन दोनों के मुकाबले? ऑल्टो ना, ऑल्टो, ठीक है। आपने कहा मैम ये इन्फीरियर है, ये नॉर्मल गुड है, ठीक है, ऑल्दो ये लग्जरी में चला जाएगा, पर अभी हमने लग्जरी वाला कैटेगराइजेशन नहीं सीखा है, तो हमारे लिए नॉर्मल है, ठीक है जी। अब जल्दी से बताओ, नैनो का कंपैरिजन मैं ऑल्टो से कर रही हूँ, अब बोलो नैनो क्या बन गई? अब ये इन्फीरियर बन गया और ये क्या बन गया? नॉर्मल गुड बन गया। अभी इट विल डिपेंड कि सवाल में क्या दे रखा है। जो सवाल बोलेगा उस हिसाब से हम अपने आंसर फ्रेम करेंगे। इको का सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है। पढ़ते हम कुछ हैं, सवाल बदल जाता है, आंसर बदल जाता है। हम सिर्फ आपको एक बेस दे रहे हैं, सेट पैटर्न आंसर इको में नहीं बनेगा अंटिल एंड अनलेस आप सवाल की शक्ल ना देख लो। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, भी बच्चे का दिमाग सेट हो जाता है, ये तो नॉर्मल ही होना चाहिए, मैम BMW कैसे इन्फीरियर हो सकती है, ये कैसे नॉर्मल हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। सवाल ने अगर कह दिया है ना कि BMW इन्फीरियर है तो मानना है, मानना है। सवाल गलत नहीं है, हमारी सोच गलत है। सवाल के आगे माथा टेकना है, ठीक है जी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरी इनकम कम हो गई तो मेरे लाल सब स्टैंडर्ड गुड्स की परचेजिंग मेरी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। यानी कि इनकम कम होने पर इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। और जैसे इनकम मेरी बढ़ने लगी, अब तो मैं नॉर्मल की तरफ जाऊंगी ना, अब मैं क्यों इन्फीरियर खरीदूंगी? अब इन्फीरियर की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं चेक करूं इनकम, अगर मैं चेक करूं इनकम और क्वांटिटी का रिश्ता इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, सीधा या उल्टा? उल्टा। आई फॉर इन्फीरियर, आई फॉर इनडायरेक्ट इनवर्स, ठीक है जी। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैम सब्स्टिट्यूट बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री, सब में तो अलग अलग कहानी चल रही है। जहां रटोगे इको हाथ से निकल जाएगी। आई एम टेलिंग यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे, इको को रटने की गलती कभी मत करना। जहां रटा वहां फंस जाओगे। एग्जाम्पल्स जो मैं बोल रही हूँ वो एज इट इज नहीं आएंगे। हम सिर्फ आपको एक बेस आंसर्स दे रहे हैं, जैसे ही सवाल की शक्ल बदल जाएगी जवाब भी बदल जाएगा। इको को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों उल्टा रिश्ता, क्यों सीधा रिश्ता। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, आगे की कैटेगराइजेशन कल की क्लास में देखेंगे। अभी तक जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो आपको बताया, वो आप मुझे रिवाइज करवाएंगे। सवाल मेरा, जवाब आपका, सुनेंगे। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करवाने के लिए कितनी चीजें चेक करनी है? 4। पहली डिजायर, नेक्स्ट रिसोर्सेज, एबिलिटी टू परचेज, नेक्स्ट विलिंगनेस, नेक्स्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस जो चल रहा है वो। जल्दी से बोलो, डिमांड स्टॉक या फ्लो कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स में पहला मेजर डिटर्मिनेंट कौन सा? प्राइस। जितना ज्यादा प्राइस डिमांड कम, जितना कम प्राइस डिमांड ज्यादा। रिश्ता सीधा या उल्टा? उल्टा, इनवर्स रिश्ता, खत्म बात। रिलेटेड गुड्स कितने तरीके के? 2। कौन से? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से? मैं पूछ रही हूं, बताना मैंने सही बोला या गलत बोला। इंक, पेन, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। कार, पेट्रोल, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। टी, शुगर, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। तो सवाल ये भी आते हैं एग्जाम में बच्चों वाले कि बताओ ये क्या है। 2 प्रोडक्ट दे दिए और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ सब्स्टिट्यूट है। कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आते ही जितना आज हमने पढ़ा है उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल की क्लास में करेंगे, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक समझाए। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है?
कॉम्पीटिंग गुड्स इनको कहा जाता है। जल्दी से बताओ, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, रिश्ता सीधा या उल्टा? सब्स्टिट्यूट गुड्स, एस सब्स्टिट्यूट, एस इज फॉर सीधा, आप ऐसे याद कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कार, पेट्रोल। कार और पेट्रोल जो एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं, अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे एक दूसरे को। कार, पेट्रोल, प्रिंटर, कार्ट्रिज, पेन, इंक, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिना पेट्रोल के कार अधूरी है, बिना इंक के पेन अधूरा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। रिश्ता बोलो, सीधा या उल्टा? उल्टा। किसका रिश्ता? एक का प्राइस दूसरे की डिमांड या क्वांटिटी। फिर हमने किया इनकम। जी, एक इनकम भी होता है जो हमारी डिमांड को डिटरमिन करवाने में मेरी मदद करेगा, क्योंकि मुझे खरीदना है तो मेरी अफोर्डेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, हेंस इनकम भी तो होनी चाहिए ना। अगर मेरी इनकम ज़्यादा और प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा, ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? नॉर्मल गुड कहलाएगा। पर मेरी इनकम कम होने की वजह से जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए वो कौन सा गुड होगा? वो ऑब्वियसली इंफीरियर होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा तो परचेज ही नहीं कर सकती, मेरी इनकम ही नहीं मुझे अलाउ करती, मैं कहाँ से परचेज कर लूँगी? तो कम इनकम पर ज़्यादा परचेज करना इंफीरियर गुड, ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा परचेज करना नॉर्मल केस चल रहा है तो नॉर्मल गुड्स कहलाएगा। एक बार फटाफट से इंफीरियर को पढ़ लेते हैं, क्लास को फिर यहीं पे रोकेंगे। इंफीरियर गुड्स आर दोज commodities for which the quantity demanded rises only up to a certain level of income and decreases with an increase in the money income beyond this level. For example, बाजरा, low quality rice। क्या समझ में आई ये बात? पक्की बात? तो यहाँ पे इसको भी लिखो। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम यदि ज़्यादा, तो इसको हम ऐसे लिखने की बजाय डायरेक्ट लिखते हैं, इनकम और क्वांटिटी का रिश्ता उल्टा। और यहाँ पे भी अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, रिश्ता कैसा? सीधा। एरो बनाओ, इस तरीके से डिनोट करो, आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक अक्षर लिखा गया है, क्या? अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड तभी तक राइज होगी जब तक इनकम एक पर्टिकुलर लेवल पर कम है, क्योंकि वो तो मुझे ही पता है ना मेरा लेवल क्या है इनकम का, कि वो मुझे नॉर्मल गुड्स तक लेकर जाएगा। ये वो उस जो है सेंस में यहाँ पर लिखा गया है। जैसे ही वो लेवल ऑफ इनकम क्रॉस हुआ, वो इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की तरफ चली जाऊंगी, और वो लेवल ऑफ इनकम से और इनकम मेरी कम हो गई तो फिर इंफीरियर गुड्स की तरफ मैं चली जाऊंगी। क्लियर है जी? पर यहाँ पर इंफीरियर गुड्स का मतलब कौन सा? वही सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्लियर है जी? तो आज की क्लास में हमने इतना ही किया। अभी कौन से थे वो जो इको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे? एक आप और वहाँ से आप दोनों थे? आप दोनों। क्या समझ में आया? कहीं कोई डाउट? पक्की बात? बाकी किसी का कोई डाउट? श्योर? घर जाके प्लीज़ इतना पढ़ लीजिएगा। आगे की क्लास कल करते हैं कंटिन्यू। आज के लिए बस फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।